गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपको ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन और विकास के बारे में बताया गया था, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि संसाधन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। और ये बताया गया था कि बहुत से लोग संसाधनों को निःशुल्क उपहार मानते हैं और इस वजह से संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। हमने यही बताया गया आपको कि संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकते हैं, जैव अजैव, नवीकरण अनवीकरण, संभाव्य, विकसित, ये सारे संसाधन आपको बताए गए थे। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, विकास, संसाधनों का विकास किस तरीके से हो सकता है। ठीक है भाई, जिस तरीके से मनुष्य के जीवन यापन के लिए संसाधन ज़रूरी है, उसी लिए मनुष्य का जीवन की बनाए रखने के लिए जो संसाधन उनको ही बचाना बहुत ज़्यादा, उनकी गुणवत्ता बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। इसी वजह से हम देखते हैं कि लोग जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं या जो भी संसाधन पाए जाते हैं, जहाँ भी पाए जाते हैं, उन संसाधनों को लोग निःशुल्क उपहार मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं, तो हम इनका भरपूर इस्तेमाल करें। इस वजह से उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से क्या है कि संसाधन खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। और इसी वजह से कुछ समस्या उत्पन्न हो गई हैं संसाधनों को देखते हुए, जिसमें जैसे कि संसाधन दो भागों में बढ़ गए हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास संसाधन बहुत सारे हैं और एक वो लोग हैं जिनका संसाधन बिल्कुल नहीं है। लेकिन संसाधनों के इस्तेमाल के मामले में देखें, जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है वो इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको संसाधन बचाए रखने में उनका बिल्कुल भी योगदान नहीं है। और जिनके पास जो संसाधन नहीं है, जिनके पास, ठीक है, वो उसको बचाने की कोशिश भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आगे आने वाली पीढ़ी उनका इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से संसाधन दो भागों में बढ़ गए हैं, एक अमीर और दूसरे गरीब। अमीर वो जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, गरीब वो जिनका संसाधन बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा संसाधनों को लगातार इस्तेमाल होने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से जो वैश्विक परिस्थिति तंत्र है वो उसका असंतुलित उत्पन्न हो गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत अपक्षय है, निम्नीकरण, ये सारी समस्याएं वहाँ पे बढ़ती चली गई हैं। ठीक है। इसके अलावा वायुमंडलीय तापन है, ये सारी समस्याएं लगातार बढ़ती चली गई हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर मानव जीवन को बनाए रखना है या मानव को अपना जीवन बनाए रखना है, तो उनको संसाधनों का बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जैसे जैसे संसाधन खत्म होते जाएंगे, उसका जो अस्तित्व वो लगातार खतरे में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी आपदाएं जो होती हैं जिसमें कि जो ज़्यादातर प्रकृति से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। अगर प्रकृति का संतुलन बना के रख जाए प्रॉपर, तो ये सारी समस्या इतना ज़्यादा विकराल रूप धारण ना करें। ठीक है। जिस तरीके से लोग इसका इस्तेमाल करते जाते हैं या लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, तो इस तरीके का ये संसार लगातार खत्म होने के कगार पर पहुँच चुके हैं, इसलिए इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आगे देखते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधनों को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी इसका इस्तेमाल कर ले और जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो उसका इस्तेमाल कर सके। उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। क्योंकि हमें जो भी संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं या जो भी संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें अपने पूर्वजों से उधार मिले हुए हैं। हमें अपन पूर्वजों से उधार मिले हुए। उधार का मतलब वो कि अगर हमने उधार लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उनको चुकाना पड़ेगा। चुकाने से मतलब है कि हम उसका इस्तेमाल इस तरह से करें कि उसका इस्तेमाल हम भी कर लें और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो संसाधन हमें अपने पूर्वजों से उधार मिले हैं, क्योंकि ये संसाधन हमें चुकाने हैं। चुकाने का मतलब है कि ये संसाधन हम इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी इसका इस्तेमाल कर सके। इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, कि संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर ले और आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है। और लेकिन सतत पोषणीय विकास बनाए रखने के लिए सतत संसाधनों को इस तरह इस्तेमाल किया जाए जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचने पाए। जो जल क्षेत्र हैं वो भी प्रदूषित ना हो, पर्यावरण प्रॉपर तरीके से बना रहे, भूमंडलीय तापन ना हो, ये सारी चीज़ों भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे है रियो डी जेनेरो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1992 में ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरो में एक अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया रियो डी जेनेरो के अंदर। इस पृथ्वी सम्मेलन में जो अलग अलग देशों के लगभग 100 से ज़्यादा राष्ट्र अध्यक्ष थे, उन लोगों ने भाग लिया था इसके अंदर। और उनका एक ही मोटिव था सभी लोगों का कि जो भी मतलब जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो भूमंडलीय तापन हो या गरीबी हो या भुखमरी हो या बीमारी हो, ये सारी समस्या जो उत्पन्न हो रही है इनको किस तरह से दूर किया जाए, इन सब पे विचार विमर्श करने के लिए ही जो रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर है। ठीक है। वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो वहाँ पर इन सब लोगों ने, ये सब राष्ट्र अध्यक्षों ने बैठकर मीटिंग की और इन्होंने
आपस में इस सहमति जताई कि किस तरीके से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं भूमंड मतलब जो किस तरह से जो पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो रहा है उसको किस तरह से दूर किया जाए, इस चीज़ के लिए यहाँ पर डिस्कस की गई। और उस डिस्कस में उन्होंने यहाँ पर बनाया एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 का मतलब है कि ये एक कार्यसूची है, एक कार्यसूची है। कार्यसूची मतलब यह है कि हर देश अपना खुद का एजेंडा 21 बनाए। एजेंडा 21 की मतलब अपना खुद का एक ऐसा एजेंडा बनाए जिसके अंतर्गत वो अपने देश के अंदर जो भी समस्या उत्पन्न हो रही हैं, चाहे गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ठीक है, या जो असंतुलन है, परिस्थिति तंत्र है, उसको किस तरीके से सुलझाया जाए और उसके लिए क्या क्या उपाय वो कर सकते हैं, इस चीज़ को एक उसकी एक कार्यसूची बनाना ताकि इन स्तरों पर वो काम कर सके, इसलिए इसको बनाया गया एजेंडा 21। क्योंकि जब तक ये खुद का अपना कोई मोटिव नहीं होगा या खुद का कोई एजेंडा नहीं बनेगा तब तक लोग उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए ये शपथ ली गई 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के अंदर कि जो विभिन्न देश हैं वो अपने देश में होने वाली समस्याओं को दूर करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद आते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधनों को सतर्कतापूर्वक यूज़ करना, यानी उसको इस तरह से यूज़ करना कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहें। लेकिन वो बचेंगे तभी जब उसका हम नियोजन करके, यानी कि उसकी प्रॉपर उसको एक व्यवस्थित करके, ठीक है, यानी कि उसका नियोजन करके उसके हम इस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहें। ठीक है, क्योंकि भाई हम अपने देश के देखते हैं, हम भारत की बात करें तो भारत में संसाधन नियोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत देश के अंदर बहुत सारे भाई संसाधन विविधता पाई जाती है, क्योंकि भारत में सभी जगह पर सारे तरह के संसाधन नहीं पाए जाते हैं। कहीं पर भारत में बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर किसी संसाधन की ज़्यादा मात्रा है और किसी संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है। कहीं पर कोई संसाधन पाया जाता है, कहीं पर कोई संसाधन पाया जाता है। इसीलिए भारत में अगर संसाधन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है तो उसका नियोजन बनाकर उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी जो दूसरी चीज़ें, दूसरी संसाधन, उनकी यहाँ बहुत ज़्यादा कमी होती है। पानी वगैरह की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी होती है, आर्थिक विकास की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए हमारे देश के संसाधन जहाँ पे सबसे ज़्यादा संसाधन पाए जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे झारखंड हो, वहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा है लेकिन आर्थिक विकास की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए हमारे देश के सबसे जो गरीब राज्य है वो यही हैं, जबकि यहाँ पर संसाधन प्रॉपर मात्रा में पाए जाते हैं फिर भी। इसके अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर जल संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जल संसाधन है, नदियाँ वगैरह काफ़ी हैं वहाँ पे जल संसाधन प्रॉपर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बाकी संसाधन नहीं पाए जाते, यानी वहाँ पे खनिज संसाधनों की कमी है, जब बाकी और आर्थिक विकास की एक वहाँ पर कमी है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रदेश हैं। इसके अलावा अगर हम लद्दाख के शीत मरुस्थल की बात करें जो कि हमारे देश से बहुत अलग थलग पड़ता है, ठीक है, वहाँ की बात करें तो ये जो प्रदेश है लद्दाख है वो सांस्कृतिक विरासत के मामले में बहुत ज़्यादा धनी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विरासत है, मंदिर वगैरह, होटल्स वगैरह, ये सारे वहाँ पे बने हुए हैं, बौद्ध क्षेत्र है पूरा का पूरा वहाँ बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी कमी है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर संसाधनों का नियोजन करना ज़रूरी है ताकि हर एक व्यक्ति इन संसाधनों का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सके। इस चीज़ को देखते हुए भारत में संसाधन नियोजन के लिए 3 तरह की कैटेगरी अपनाई गई हैं। जैसे सबसे पहले इसमें जो है कि भाई सबसे पहले कि एक तालिका बनाना, नंबर 1 है कि सबसे पहले एक तालिका बनाना, सर्वे करना, ठीक है, और ये पता लगाना कि भारत में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, किन किन संसाधनों की बहुतायत है, उनकी मात्रा ज्ञात करना, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों का सर्वे करना कि भारत में कौन कौन से संसाधन किस किस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता है हमारा कि उन संसाधनों को विकसित करने के लिए, मतलब उन संसाधनों को विकसित करने के लिए, मतलब हमारे पास जो टेक्निक है या वो नहीं है, अगर टेक्निक नहीं है तो हमें उस टेक्निक को विकसित करना ताकि इन संसाधनों का जो इस्तेमाल कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पाए तो बहुत ज़्यादा जाते हैं लेकिन हमारे पास उस संसाधनों को यूज़ करने के लिए टेक्निक अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम सारे संसाधनों का यूज़ नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, नंबर 3 होता है कि अगर हमारे पास वो संसाधन अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी हमें वो संसाधन हमें मिल चुके हैं, उनकी मात्रा ज्ञात हो चुकी है, हमारे पास उसकी टेक्निक भी है, तो सबसे लास्ट पॉइंट होता है कि उन संसाधनों को लोगों तक पहुंचाना।
भाई हमें ऐसी योजना बनानी है जिससे कि वो संसाधन लोगों तक पहुंच सकें, कि लोग पहुंच सकें प्रांतीय क्षेत्रों तक, क्षेत्र तक, राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को संसाधन पहुंच सकें और सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। तभी ये संसाधन नियोजन प्रॉपर तरीके से पूरा हो पाएगा। अदरवाइज जिनके पास संसाधन वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिनके पास नहीं है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसाधन नियोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संसाधनों का नियोजन करने से ही संसाधनों की बचत हो सकती है और सभी लोग संसाधनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूरी भी है, एक चीज़ और है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि किसी क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन हैं तो वो क्षेत्र डेवलप भी किया जाएगा। ऐसा कोई गारंटी वो नहीं है कि भाई अगर हमारे पास संसाधन भी है और टेक्निक हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम संसाधनों का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि संसाधनों का यूज़ करने के लिए हमारे पास वो उपयुक्त टेक्निक होनी चाहिए। अगर टेक्निक होगी तभी हम उस चीज़ का विकास कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसा कि हमने बताया था पहले कि वो क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन वहाँ पर टेक्निक अवेलेबल ना होने की वजह से वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और इसी वजह से वो संसाधनों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए संसाधनों का योजना बनाकर प्रयोग करना ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके, संसाधन नियोजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासतौर से भारत जैसे देश में जहाँ पर संसाधनों में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संसाधनों का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है।